एक बार एक बच्चा अपनी माँ और बहनों के साथ रेलवे स्टेशन जा रहा था, साइकिल रिक्शा पर सवार होकर। लेकिन उस दौरान रास्ते में एक चढ़ाव आया। उस चढ़ाव पर रिक्शा चालक को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो पसीने पसीने हो गया, वो बहुत हांफने लगा। ये देखकर वो बच्चा बहुत दुखी हुआ। उसके दिल को बहुत पीड़ा पहुंची और उसे लगा कि ये तो मानवीय शोषण है। तभी से उसने ठान लिया कि बोझा ढोने की प्रथा को देश से खत्म कर दूंगा। राम मनोहर लोहिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों को ध्यान में रखा और वो बात थी कि जिस दिन भी ये प्रथा देश से खत्म हो जाएगी, वो दिन देश का सुनहरा दिन होगा। और वो बालक राजनीति में आया और ये लड़ाई शुरू हुई 2014 में, जब सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वो सफलता मिली लड़ाई के बाद, जिसे आज हम सड़कों पर ई रिक्शा के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, ये कहानी का एक अंश है। पूरी कहानी सुनेंगे हम उसी किरदार की जुबानी जिन्हें आज हाईवे मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या वाकई ऐसा था जैसे मैंने कहा? बिल्कुल ऐसा ही था। हमारे यहाँ तिलक पुतला करके एक सिटी एरिया में जगह, उसके बाजू में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। शुक्रवार तालाब है। हम जब महल से आते तो चढ़ाव है, और चढ़ाव अभी भी वैसे ही है, MS कोऑपरेटिव बैंक के नीचे में। तो मैं बचपन में जा रहा था और वहाँ 4 लोगों को लेकर वो साइकिल रिक्शा जो आदमी खींच रहा था, उसकी अवस्था देखी नहीं जाती थी। एक प्रकार से ये मानवीय शोषण ही था। मैं भी उतर गया और मैंने भी उसको धक्का लगाया पीछे से। पर वो बात मेरे मन पर बहुत गहरा दुख, संवेदनशील मन को अस्वस्थ करने वाली थी। और जब मैं मंत्री बना तो मैंने ये मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट, यानी बोरा, 101 क्विंटल का बोरा पीठ पे रख कर लोग ऐसे रास्ते पे दिखते थे। अब वो ख़त्म हो गई प्रथा। अब कोई बोझ उठा के नहीं जाता। लेकिन इसकी लड़ाई बहुत लंबी थी, सुप्रीम कोर्ट तक हुई। क्या हुआ कि ये ई रिक्शा बना तो मार्केट में ऑलरेडी जो ISI मार्क पार्ट्स थे वो लगाने की मैंने अनुमति दी थी, क्योंकि अगर हर पार्ट नए बनते तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती। तब 80,000 में 1 लाख में ये रिक्शा मिलता था। कोई इसका चक्का, उसका एक्सल ऐसा लगा के होता था। उन कंपनियों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। तो मैंने कहा ये गरीबों के लिए है। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जब तो आपको कोई निर्णय करना है और वो निर्णय अगर आपको कानून तोड़ना पड़ता है, पर अगर निर्णय गरीबों के हित में है तो ज़रूर कानून तोड़िए, क्योंकि उसमें गरीबों का कल्याण है। मैंने हिम्मत के साथ वो निर्णय किया। 80,000 लाख रुपए में ई रिक्शा, मैकेनाइज्ड ई रिक्शा देश में पॉपुलर हुआ। 1 करोड़ लोग जो आदमी को खींचने का, आदमी को ढोने का काम करते थे, आज लगभग 99.99% सब जगह ई रिक्शा आया, ई कार्ट आया। ये मानवीय शोषण की प्रथा ख़त्म हुई। और मुझे लोग पूछते कि आपके जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ है। मैंने टनल बनाई, ब्रिजेस बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, बड़े बड़े रोड बनाए। तो लोगों को लगता है कि मैं ये कहूँगा, तो मैं कहता नहीं। ये जो गरीब लोग जो थे, जिनका मानवीय शोषण हो रहा था, वो आज सम्मान से जी रहे। वो शोषण की पद्धति बंद हुई और वो मैकेनिज्ड ई रिक्शा चला रहे हैं। अब वो नहीं, अब महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही, ई ऑटो रिक्शा चला रही और बड़े पैमाने अपना व्यवसाय कर रही है। इस बात की मेरे मन में बहुत खुशी है। और मेरे जीवन में कोई अच्छा कार्य हुआ है तो यही हुआ है, ऐसा मुझे आग्रह से लगता है। क्योंकि आपने कई बार इन बातों का जिक्र किया है कि आपको सबसे ज़्यादा सुख अगर किसी चीज़ में मिलता है तो आपके इस कार्य में मिलता है, इसलिए मैंने इससे शुरुआत की। आप बिल्कुल सही बात। परसों मैंने ई इलेक्ट्रिक का, ट्राइसिकल इलेक्ट्रिक का 87 दिव्यांगों को दिया, जिनको हाथ पैर नहीं थे, और वो इलेक्ट्रिक पर चलती है। उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो आनंद था, वो मुझे कोई भी काम से नहीं मिला। इतना आनंद था क्योंकि मैं बेसिकली सामाजिक कार्य करता हूँ और मेरा मन संवेदनशील है। और मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ तो मैंने करना चाहिए। और जब वो होता है काम तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने हज़ारों लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, कैंसर के रुग्णों को मदद की है, अनेक लोगों को पैर लगा दिए, वो फुटबॉल
और बुलेट खेलने लगे, फुटबॉल बुलेट चलाने लगे। और अब मैं करीब दिव्यांग पार्क देश का सबसे अच्छा नागपुर में बनाया। तो इन लोगों के, ये दीन दलित, दुर्बल, दिव्यांग, असहाय लोगों के चेहरे पर जब खुशी लगती है, खुशी होती है, तो मेरे जीवन में मुझे बहुत अच्छी उपलब्धि लगती है, मुझे भी खुशी होती है। एक नेता से और फिर एक मंत्री से ये उम्मीद करती है जनता, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है और मैं अगर उसी सवाल की सबसे पहले चर्चा करूं जो इस वक्त सबके जहन में है, इस बार आपका नारा है कि 400 पार, एनडीए 400 पार। क्या ये नारा भी है और लक्ष्य भी है? क्या ये संभव है और है तो कैसे? देखिए, 2014 में जब हम चुनाव लड़े थे तो उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस सरकार के प्रति पॉलिसी पैरालाइज स्थिति थी, तो लोगों में नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अच्छा काम किया था, वो एनडीए के नेता बने। तो स्वाभाविक से लोगों के मन में ये भाव था कि एक तरफ मनमोहन सिंह जी के प्रति नेगेटिविटी और मोदी जी के प्रति होप, इसके आधार पर लोगों ने हमको चुन कर दिया। पर बाद में ये जो 10 साल है, ये जो हमारा क्रेडिट कार्ड है, परफॉर्मेंस कार्ड है, इसमें इतना काम हुआ है कि जो कांग्रेस 60-65 साल में नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने काम करके दिखाया। अब हमारे पॉजिटिविटी के ऊपर और हमारे ये परफॉर्मेंस कार्ड के ऊपर हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग खुश हैं और मेरा विश्वास है कि लोग हमको बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताएंगे और 400 के पार हम निश्चित होंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, लेकिन आपको 74 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर एक आकलन देखें कि हर 100 सीट पर 74 सीटें जीतनी पड़ेंगी। ऐसा 1984 में हुआ था कि जब, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और फिर कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी 514 में से। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है? मुझे लगता है निश्चित रूप से मिलेंगे। जो कार्य हमने किया है, कितने रोड बनाए, देखो अब जहाँ जाओगे वहाँ रोड बनाए, टनल बनाए, एयरपोर्ट्स बने, रेलवे कितना सुधार हो गया, इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी बढ़ी, किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का कितना कल्याण हुआ, आयुष्य योजना आई, उज्ज्वला योजना आई। तो ये जो लोगों का बेनिफिट हुआ है, इसके कारण लोग हमको निश्चित रूप से चुन कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जब आप 400 पार की बात करते हैं एनडीए को लेकर, तो उस दौरान विपक्ष तो ये कहता है कि देखिए आप तो डेंट लगा रहे हैं दूसरे दलों पर, ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। इसके उदाहरण थे कि आप अपने पाले में ला रहे हैं नेताओं को, इसलिए आप कह पा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से कि 400 पार। हमने ईडी और सीबीआई पर कोई किसी को रेड नहीं लगा। झारखंड में जिसके घर पर कांग्रेस के नेता के घर पर रेड पड़ा, वहाँ कितने करोड़ रुपए मिले, जहाँ जहाँ हुआ वहाँ कितना माल मिला है। ये एजेंसी अपना काम करती है, इसका हमारे दबाव से या हमारे कहने से कोई काम नहीं।